न सिर्फ एग्री किया है बल्कि अपने लोगों को डायरेक्शंस भी दे दिए हैं, और फिर वो जो मोशन स्पीड हम कहते हैं उस मोशन स्पीड का भी ख्याल रखते हुए विद इन 3 months। तो दिस इज़ अ ग्रेट न्यूज़ फॉर एवरीवन, बलूचिस्तान के जितने लोग हैं। मैं सर आपका एक बार फिर बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ये हमारा एक देरीना मसला हल किया। अलावा अजी हमने एक और मसले की निशानदेही की, स्टेडियम के नीचे जो इसको कमर्शलाइज़ करना है उनका भी उन्होंने मेरे से कमिटमेंट किया कि वो वापस जाके इसको देखेंगे और इंशाल्लाह ताला इसको भी करेंगे ताकि ये सेल्फ सस्टेनेबल हो और ये अपनी जो अर्निंग्स हैं उससे अपना स्टेडियम के जो लुक आफ्टर है या अपने जो मुलाजमीन का लुक आफ्टर है वो कर सकें। तो सर वंस अगेन थैंक यू, आप यहाँ तशरीफ़ लाए और इतना बड़ा बलूचिस्तान के लोगों को तोहफ़ा दे के जा रहे हैं। शुक्रिया जी। प्लीज़ क्वेश्चन आंसर। शाहिद सर हैंडल करें। बेहतरीन परफॉर्मेंस के बावजूद ग्रेड 1 में नुमाइंदगी से महरूम है। दूसरा सर, बाकी तमाम शहरों में हाई परफॉर्मेंस सेंटर है क्रिकेट के हवाले से, लेकिन कोयटा में नहीं। हाई परफॉर्मेंस सेंटर भी अंडर कंसिडरेशन है, लेकिन उसके ऊपर हमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। ऑलरेडी जो हैं पहले उनको बेहतर कर लें, क्योंकि अभी वहाँ की हालतें बड़ी ख़राब हैं ना। इंशाल्लाह ताला कोयटा में, बलूचिस्तान में आप क्रिकेट को, मैं गवादर के ऊपर भी बात हुई है स्टेडियम के ऊपर, इंशाल्लाह वहाँ पे भी आपको कोई ना कोई हम अच्छी एक्टिविटी और मैच दिखाएंगे और इसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। सर एक मिनट एक जरा बुजुर्ग का ले लें सवाल। पहले तो मैं आपको कोयटा आमद पे वेलकम कहता हूँ तमाम मीडिया की जाने से। उसके बाद पाकिस्तान की सुपर लीग के यहाँ पे मैचेस होने चाहिए। नजम सेठी ने हमारे साथ वादा किया था कि हम 2 मैचेस मुल्तान में हो सकता है। ये इंटरनेशनल शहर है कोयटा, इंटरनेशनल। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको स्मॉल लंदन का खिताब दिया था। तो यहाँ पे 2 मैचेस आप हर हालत में 2 मैचेस कराएं। और दूसरी, हमारे कोयटे के लड़कियों को नज़रअंदाज किया जाता है अपने कोयटा ग्लेडिएटर में। या तो नदीम मुराद को, नदीम साहब को बोलो नाम चेंज करो, या तो इन 2 बड़े भाइयों के होते हुए अभी बलूचिस्तान और कोयटा नजरअंदाज नहीं हो सकता। सवाल PSL का भी हम अच्छा आप सवाल करें। और मैं रिटायर्ड टीचर भी हूँ, 35 साल से मैं हम आपको मैं आपको बता देता हूँ जो PSL का बात है, PSL के ऊपर CM साहब ने कहा है उन उस पर वर्किंग करेंगे। दूसरा, बलूचिस्तान के लोग अभी इन 2 भाइयों के होते हुए नजरअंदाज नहीं हो सकते। अब्दुल्ला सर, बीइंग एज केयरटेकर चीफ मिनिस्टर आपने इंतखाबात 2024 प्राइम मिनिस्टर, इधर प्राइम मिनिस्टर ने कराए हैं। सर आप केयरटेकर चीफ मिनिस्टर पंजाब से रहे, यानी दोबारा आपने उसी हुकूमत में फेडरल मिनिस्टर का आपने पोर्टफोलियो होल्ड किया, इससे इंतखाबात समाज में निशान नहीं दे सकते। इस चीज़ का निशान कोई आप उसी इंतखाबात कराने में आपने पंजाब में मुनक़िद कर रहे हैं और उसी गवर्नमेंट जो मैं पंजाब गवर्नमेंट में तो नहीं हूँ सर। इस वक्त आप फेडरल गवर्नमेंट में अपने इंतखाबात करवाएं। छोड़े जहरी साहब कोई मुनासिब सवाल। अमित साहब आपका सवाल था। अमित साहब सर, पाक अफगान बॉर्डर पे टेंशन चल रहा है कई महीनों से, इस हवाले से बताइए। मैं सर अर्ज कर दूँ, देखिए जब ये पार्टीशन हुई, पाकिस्तान बना, तो सिर्फ पश्तून एथनिक लोग जो हैं वो उनकी डिवीज़न नहीं हुई, बलोच की डिवीज़न हुई, पंजाबी की डिवीज़न हुई, सिंधी की डिवीज़न हुई, और बाकी हर जगह पर इवन जो हमारा जो पश्तून बेल्ट है KPK में, वहाँ पर 1 डॉक्यूमेंट रजीम जो है उसको अप्लाई किया गया है और वहाँ पर ट्रैवल डॉक्यूमेंट जो है वो पासपोर्ट को कंसिडर किया जाता है। इसी को सामने रखते हुए हुकूमत पाकिस्तान ने यह फ़ैसला किया था कि आम चमन बॉर्डर को भी 1 डॉक्यूमेंट रजीम करेंगे कि पासपोर्ट पे लोग ट्रैवल करें। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि विदाउट कोई प्रॉपर ट्रैवल डॉक्यूमेंट के आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकें। क्या हमारे सबसे ज़्यादा मुक़द्दस जगह सऊदी अरब है, मक्का हम जाते हैं उम्रा अदा करने या हज पढ़ने के लिए, क्या वहाँ पर हम बग़ैर पासपोर्ट के ट्रैवल करने का सोच सकते हैं? तो इसी तरह अफ़गानिस्तान इज़ अ सेपरेट कंट्री, पाकिस्तान इज़ अ सेपरेट कंट्री। तो उसके लिए हमने एक कोशिश की है फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिल के। फैसिलिटीज़ देने की बात है, वो सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो प्रोवाइड की जा रही हैं। नादरा का दफ्तर वहाँ पर खुल गया है, पासपोर्ट का वहाँ पर दफ्तर खुल गया है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं उनको वहाँ पर भर्ती किया गया है ताकि लोगों के पासपोर्ट जल्दी बने। फिर बिस्प के साथ उनको, और फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने जो राशन मुहैया किया है वहाँ पर लोगों को जो सिटिन में बैठे हुए। तो अल्टीमेटली इस रियासत को हमें एक सॉफ्ट स्टेट से एक हार्ड स्टेट बनाना पड़ेगा। दुनिया में जो ममालिक जो
प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, हमें उन प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना पड़ेगा। अब आप देखें जितनी भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनी है, रीसेंट पास्ट में जितने अटैक्स हमारे पे बड़े हुए हैं, उस पर कहीं ना कहीं अफ़गानिस्तान का सिटीज़न जो है वो इन्वॉल्व है। बनू में जो आपको याद होगा धमाका हुआ था, उसमें वो ई तस्करे पे सुसाइडल आया था। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें देखनी पड़ेंगी, और पाकिस्तान एक सॉवरेन मुल्क है, उसकी सॉवरेनिटी पे हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। मंजूर नबी साहब, सबसे पहले तो ये स्पोर्ट्स के हवाले से मेरा सवाल है कि जो कोयटा है खास तौर पर पर्टिकुलरली 25 लाख आबादी है और इस ग्राउंड की कैपेसिटी 20,000 है। कोई भी अगर मैच होता है, PSL का नुमाइशी मैच भी हुआ तो यहाँ पर जो हालत बनी हुई थी वो हमने देखी। इसकी कैपेसिटी बढ़ाने की भी ज़रूरत है, यानी उसको बड़ा किया जाए। उस पर आप क्या कर रहे हैं, उस पर क्या प्लान है? दूसरा सवाल, अनवर बख्श साहब भी यहाँ पे मौजूद है, जो गंदम के मामले से एक इशू चल पड़ा है। एक इंटरव्यू में अनवर बख्श साहब ने कहा कि सूबों ने जो है ये फैसला लेना था, आप दोनों इकट्ठे हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? गंदम को मैं देता हूँ। पहली बात, लाहौर का स्टेडियम 22,000 का है, तो सबसे पहले जो है उसको हालत ठीक करें, उसको लाइटें लगाएं। पहले फेज़ में हम लाहौर, पिंडी और कराची की बेहतरी करने जा रहे हैं, आपकी लाइटें लगाने जा रहे हैं। अगले फेज़ में इंशाल्लाह इस पर भी आएंगे, इसकी बेहतरी करेंगे। जहाँ तक रही गंदम वाली सवाल, आजकल गंदम पे कुछ लोगों की बड़ी ख्वाहिश है कि काकड़ साहब और मैं, तो वो मेरे ख्याल में काकड़ साहब ज़्यादा बेहतर जवाब दे सकें। देखिए जी, मैंने कभी न इसको सूबों पे डाला है न किसी और पे डाला है, मैंने अपनी ज़िम्मेदारी ली है। जब मैं गंदम की तरसील, गंदम की कंजम्पशन उसको एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ, तो आप हमारे जितने दोस्त हैं मीडिया के, वो मेरा कभी एक लफ्ज़, कभी आधा जुमला, कभी पूरा जुमला, कभी आधा पैराग्राफ, जो उनकी ख्वाहिश होती है उसके ख्वाहिश के मुताबिक टिकर चलाने शुरू कर देते हैं। मैं अपने बात पे तो कंट्रोल रखता हूँ, लेकिन मीडिया के टिकर्स पे मेरा कंट्रोल है नहीं। मैं बाज़ औक़ात अपने मुतालिक टिकर्स खुद देख के हैरान रह जाता हूँ कि बात मैंने कहाँ की थी। फिर मुझे जो है ना उसको रिकनसाइल करना पड़ता है और उसके लिए एक और इंटरव्यू देना पड़ता है। मैंने जो बात की थी, मैंने ये कहा था कि पोस्ट 18th अमेंडमेंट, उससे कबल वफाक जो है ना, वो गंदम के हुसूल और उसकी असेसमेंट करता था और पूरे मुल्क की ज़िम्मेदारी उसने ली हुई थी। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट उसका होता था, फूड डिपार्टमेंट। पोस्ट 18th अमेंडमेंट में कितनी आपकी प्रोडक्शन है, पंजाब कितना प्रोड्यूस कर रहा है, सिंध कितना प्रोड्यूस कर रहा है, KP, बलूचिस्तान, और कितना इसने कंज्यूम करना है, कितनी उसकी खपत है, ये डाटा ये इकट्ठा करते हैं इनके पटवार खाने कि जी इस इतने एकड़ ज़मीन यहाँ पर आबाद हो रही है, उतने एकड़ वहीं आबाद हो रही है, और ये जमा करके फूड सिक्योरिटी जो इस वक्त एंड रिसर्च डिपार्टमेंट है फेडरल गवर्नमेंट का, उसके पास रिकनसाइल होता है। अमूमी तौर पर 26 लाख टन, 27 लाख टन पाकिस्तान की पैदावार है। पाकिस्तान अपनी खपत से 3, 3.5, 4 औसतन मिलियन मेट्रिक टन कम पैदावार करता है। ये जो कम पैदावार होती है, इसको एड्रेस करने के लिए 2 तरीके हैं कि या तो हुकूमत ख़ुद ख़रीदारी करे इंटरनेशनल मार्केट से, ग्लोबल मार्केट से, और सब्सिडाइज रेट्स पे लोगों को दे ताकि मार्केट स्टेबल रहे, या दूसरा तरीका ये है कि प्राइवेट सेक्टर को इसमें इन्वॉल्व करे और वो इसको एड्रेस करे। तीसरा जो सबसे अहम नुक्ता है, जो बदकिस्मती से इस वक्त भी इतने बड़े क्राइसिस, सेल्फ क्रिएटेड क्राइसिस के बाद जो कोई भी इस पे बहस नहीं कर रहा, कि जो हमारा R&D है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसमें अगर थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट हो तो ये 4 मिलियन का टन का गैप, और या शायद उससे ज़ाहिद, वो कैसे हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, कोई इस पे बहस नहीं कर रहा। ठीक है, ये सेहतमंद बहस का रुझान हमारे यहाँ कम है। अब चूँकि हमारे दौर में जो फ़ैसला हुआ था, वो मैं एज अ फूड इंचार्ज मिनिस्टर, मैं उसकी ओनरशिप ले रहा हूँ। जो दूसरे साहब जो हमारे साथ वजारत में आए थे, वो काफ़ी बाद में हमारी काबीना में शामिल हुए थे। इस ECC का जो डिसीजन हुआ था, आई वॉज मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ द फूड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट। जो इस्टीमेट उस वक्त सूबों से आई थी, उसकी बुनियाद पे PDM की हुकूमत थी, उसने उस डाटा को एक्सेप्ट करके ECC में एक समरी जनरेट की थी। वो डाटा हमारे निगरान हुकूमत के पास आया, ये मैंने कहा था, और उसकी बुनियाद पे हमने एक डिसीजन लिया, और वो डिसीजन ये लिया कि गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट नहीं करेगी। हमने आम आदमियों के जो गैप था, जो उसके लिए प्रोवाइड करना था, अगर हम प्रोक्योरमेंट ना करते, गैप ने तो वहीं रहना था, वो तो नहीं ख़त्म हुआ था।
وہ ہم نے فیسیلیٹیشن دی. لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ کہہ رہے ہیں ہمارا کیا لینا دینا, بڑے بڑے اینکرز ہیں وہ 8 بجے بیٹھ کے جو ہے نا طنز بھی کرتے ہیں ہم پہ, ہمارا لینا دینا نہیں بھائی. اس ملک میں امپورٹ جو ہے نا, امپورٹ پالیسی آرڈر ایک SRO قانون کے تحت ہوتی ہے. میں کوئی مغل بادشاہ نہیں ہوں جس نے حکم جاری کیا تھا کہ اب درآمد کی اجازت ہے, اب برآمد کی اجازت ہے. اس کے لیے نوٹیفیکیشن ہوتا ہے, قانون جاری ہوتا ہے, اس پہ کتنی ٹیکسیشن ہونی ہے نہیں ہونی ہے. یہ گناہ اگر گناہ ہے تو یہ 2019 میں PTI کی حکومت میں وہ SRO جاری ہوا تھا, اور اب تک جب آپ اور میں یہ بحث کر رہے ہیں وہی قانون موجود ہے. ہم نے اضافی قانون, ایک منٹ سر, ایک منٹ, سوال کیا اس کو جواب دے دیں. ہم نے کوئی اضافی قانون, اضافی اجازت نامہ, ایڈیشنل پرمیشن نہیں دی پرائیویٹ سیکٹر کو کہ اس کے ساتھ مل کے 85 ارب 200 ارب 300 ارب. اسی لیے پھر ہمیں بھی تھوڑا سا مطلب ہم بھی جذباتی ہو جاتے ہیں کہ انسپیکٹر جمشید کی کہانیاں نہ بنائیں. یہ کوئی خدا نہ خواستہ کوئی کوکین امپورٹ ہوئی تھی جو 6 مہینے کے اندر اس میں 85 ارب روپے کی کمیشن کھا رہے. اس کموڈٹی کا جو پرائس رینج ہے, پروفٹ رینج ہے, کوئی اس کے نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے. ایک طرف ہمارے اوپر داغ لگانا شروع کر دیا, دوسری طرف جو ایک پیور قانونی چیز تھی اس کو غیر قانونی بنانے کی شکل دینے کی کوشش کی گئی. تیسری جو سب سے بڑی بدقسمتی ہے, جو صحت مند بحث ہمارے ایگریکلچرل پروڈیوس کے متعلق, ایلڈز کے متعلق, ہارویسٹ کے متعلق ہونی چاہیے تھی, اس کو قتل کر دیا گیا, کل کر دیا گیا. اور صرف ایک وچ ہنٹ اور میڈیا کمپین جو ہے نا وہ بدقسمتی سے چل رہی ہے. کوئی صحت مند بحث اس موضوع کے ارد گرد کرنا نہیں چاہ رہا. یہ ہمارا المیہ اور یہ ہمارا مسئلہ ہے.